डियर फ्रेंड, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की सीरीज में एक एक करके सारी डॉक्ट्राइन कवर कर रहे हैं। आज की हमारी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। तो देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या टॉपिक में इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस क्या है, इसको समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ लीडिंग केस लॉ से इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। पिथ एंड सबस्टेंस का मतलब होता है ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर। उसका वास्तविक नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अब जैसा आपको मालूम है कि हमारे संविधान में अनुसूची 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1, 2 एंड 3। लिस्ट 1 संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है और लिस्ट 2 राज्य सरकारों को शक्ति देती है कि वो उन टॉपिक पे कानून बना सकते हैं। इसी तरह से लिस्ट 3 समवर्ती सूची है जिसमें पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और राज्य सरकारें भी लॉ बना सकती हैं। उसके सर्टेन प्राविधान है कि अगर राज्य सरकार बनाएगी तो क्या उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनको केंद्र सरकार से या पार्लियामेंट से पहले परमिशन लेनी होती है। अब ये डॉक्ट्राइन कहाँ अप्लाई होती है? तो ये डॉक्ट्राइन वहाँ अप्लाई होती है जब किसी अथॉरिटी ने, फॉर एग्जांपल राज्य सरकार ने अगर कोई लॉ बनाया किसी टॉपिक पे, जैसे कि मान लो राज्य सरकार को लिस्ट 2 के अंतर्गत लैंड रिवेन्यू पे, भू राजस्व पे कानून बनाने का अधिकार है। अब उन्होंने टाइटल तो लिखा भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू, बट जब एक्ट में अंदर सेक्शन बनाए तो उन सेक्शन में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पावर एक्सीड कर दी है और वो उन टॉपिक पे भी चले गए हैं जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं लगते हैं। तो ऐसे केसेस में कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू के टॉपिक पे अपनी पावर एक्सीड की है कि नहीं है उस एक्ट में, इसको डिसाइड किया जाता है इस डॉक्ट्राइन में, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस में। अब किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है? फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू है। लैंड रेवेन्यू पे अभी यूपी गवर्नमेंट ने यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 बनाया। अब 6 बनाने के टाइम पे अभी चूंकि उनको लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करनी है। अगर किसी ने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया तो उसका एरियर कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसकी ज़मीन जब्त की जाएगी, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कवर की। ओके, बिकॉज जब भी किसी सब्जेक्ट पे एक्ट बनाया जाता है तो पूरी तरह से उसको अप्लाई किया जाए, वो प्रोविजन भी उसमें डालने पड़ते हैं। अब उन्होंने लैंड रेवेन्यू और एरियर को रिकवर करने के लिए काफ़ी कुछ प्रोविजन ऐसे डाल दिए हैं जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से लिए गए हैं या उनसे मैच करते हैं। अब कोई उस पर क्वेश्चन उठा सकता है कि इन लोगों ने, यूपी गवर्नमेंट ने अपनी पावर एक्सीड कर दी है, यूपी गवर्नमेंट ने सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस इसमें डाल दिए हैं जिसपे उनकी अथॉरिटी नहीं है। अब ये फैसला कैसे हो कि ये उन्होंने अपनी पावर एक्सीड की है लैंड रेवेन्यू कोड में या नहीं की है? जब ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ये सब डिसाइड करता है, तो वो ये देखता है कि उस कोड का नाम क्या है और उस नाम के हिसाब से उसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, वेरियस सेक्शंस और उसके प्रोविजन दिए हुए हैं, वो उस एक्ट के नाम को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से रिक्वायर्ड है या उन्होंने उसको एक्सीड किया है। तो इस तरह से ये डिसाइड किया जाता है। अगर मान लिया उस कोड को अप्लाई करने के लिए, कुछ कोड को अप्लाई करने के लिए कुछ छोटी मोटी इंसिडेंटल पावर उन्होंने ली हैं और जो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर जाती हैं, तो वो माना जाएगा कि वो उसके पिथ एंड सबस्टेंस के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर वो टोटली उससे बाहर चले गए हैं, जो कि उसके लिए जरूरी नहीं है, तो फिर वो इनवैलिड करार दिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर हुई होगी। कुछ और चीज़ें हम अभी केस लॉ के साथ में समझेंगे जिससे आपको इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें लीडिंग केस है सबसे पहले एक प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना का केस है, जिसमें ये बोला गया था, एपेलेंट ने ये बोला था कि ये डॉक्ट्राइन इंडिया में अप्लाई हो ही नहीं सकती।
क्यों अप्लाई नहीं हो सकती? उन्होंने बोला कि ये अमेरिकन डॉक्ट्राइन है और चूंकि अमेरिका के संविधान में सिर्फ दो ही सूची है, एक केंद्र सरकार के लिए और एक राज्य सरकार के लिए, कोई भी संवर्ती सूची है ही नहीं। तो चूंकि संवर्ती सूची नहीं है इसलिए वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ और वहाँ पे ये अप्लाई है। इंडियन सिनेरियो में चूंकि हमारे पास संवर्ती सूची है तो बहुत क्लैरिटी है, तो हमारे यहाँ ये अप्लाई नहीं होती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और बोला कि चूंकि इंडिया में 3 सूची तो हैं, लेकिन जो लॉ बनाने की लिमिट है वो एंडलेस है और टॉपिक भी एंडलेस है। जरूरी नहीं हम इन 3 में सब कवर कर दिए हैं तो वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। तो इसके अलावा भी टॉपिक आ सकते हैं और इसके अलावा भी एक्सीडिंग होने के चांस हो सकते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, इसलिए ये एप्लीकेबल है। तो लास्ट स्टूडेंट याद रख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन का वैलिडेशन इस केस में हुआ था प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना में। दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम एफ.एन. बालसारा AIR 1951। इस केस में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 को चैलेंज किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने जुरिडिक्शन को, अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, अथॉरिटी को एक्सीड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें कि उसके जो 8 सेक्शन हैं वो उनके कॉम्पिटेंस से बाहर आते हैं और इस तरह उनको इनवैलिड करार दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को अप्लाई करके। इसी तरह से एक तीसरा केस और है इसमें, वो है ओएन महेंद्रू बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसमें एडवोकेट एक्ट 1961 को चैलेंज किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है और इस लिस्ट 1 में जो 77 एंड 78 एंट्री है उनके अंतर्गत इस एक्ट को बनाया गया है। एपेलेंट ने आर्ग्यू किया कि ये कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 26 का टॉपिक है और जिसपे स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रियल नेचर और करेक्टर को देखा उस एक्ट के पिथ एंड सबस्टेंसेस की डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके और बताया कि एडवोकेट की क्वालिफिकेशन, उनके एनरोलमेंट और उनके अनुशासन से संबंधित लॉ बनाने का जो कॉम्पिटेंस है, क्षमता है, वो पार्लियामेंट के पास में है एंट्री 7 और 78 में। इसलिए उन्होंने अपने कॉम्पिटेंस को, अपने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड नहीं किया है और ये लॉ जो एडवोकेट एक्ट 1961 है ये वैलिड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन केस लॉ में और एक्सप्लेनेशन में इन दोनों टॉपिक के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस क्लियर हुई होगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझे बहुत खुशी होगी उनको रिप्लाई करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को उनकी नॉलेज के लिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।